हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में हम प्राइस वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओलिगोपोली मार्केट में कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप ये अहम ऐसा रोल निभाने वाला ये टॉपिक है। कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप, इसमें यहाँ पे मेन टॉपिक एक्सप्लेन होते हैं। एक होता है कोलिसिव ओलिगोपोली और जो सेकंड है वो होता है नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव ओलिगोपोली में मार्केट में जितने भी जो फर्म या सेलर होते हैं वो जो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या मार्केट में प्राइस वॉर नहीं होने के लिए या लॉस करने को जाने वाली ऐसी कंडीशन से बचने के लिए कार्टेल रिंग या ऐसा ग्रुप यहाँ पे क्रिएट होता है जो यहाँ पे कोलिसिव ओलिगोपोली में यहाँ पे क्रिएट होता है। और इससे मार्केट में जो अनसर्टिनिटी है उससे दूर रहने के लिए कार्टेल क्रिएट होता है। और यही कार्टेल जो प्राइस और आउटपुट किस तरह से होगा, उसकी मार्केट में हर तरह की एक ही प्राइस और एक ही जो आउटपुट है वो किस तरह से मेंटेन होगा, ये सोच से ये सब कार्टेल या सब फर्म या सेलर कार्टेल के रूप में यहाँ पे डिसीजन लेते हैं और उसे ही कोलिसिव ओलिगोपोली कहा जाता है। बट जो कार्टेल क्रिएट नहीं होते हैं या इंडिविजुअल क्रिएट नहीं करते और नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में रहना पसंद करते हैं, तो ये नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में मेन जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग। टाइप होते हैं। एक होता है प्राइस रिजिडिटी, जिसे एक्सप्लेन किया है जो पॉल सीवजी ने यहाँ पे उन्होंने किंग डिमांड कर्व मॉडल दिया था और उसमें हमने दो टाइप्स देखे थे। एक देखा था चेंजेस इन कॉस्ट एंड प्राइस रिजिडिटी और चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइस रिजिडिटी। ये दोनों भी टॉपिक हमें पॉल स्वीजी के किंग डिमांड कर्व मॉडल में हमने लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे सीखा है। और इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है प्राइस रिजिडिटी और सेकेंड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राइस वॉर। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है प्राइस वॉर। प्राइस वॉर इसे कहते हैं जहाँ पे मार्केट में ऐसे गिने चुने ऐसे या काउंट करने जैसे कुछ सेलर होते हैं या फर्म होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते हैं मार्केट के अंदर। ओलिगोपोली में यहाँ पे कुर्नो ने ड्यूओपोली का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था, जो उन्होंने ही 1838 में इसे ओलिगोपोली को डेवलप किया था। जिस समय उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो ड्यूओपोली के कॉन्सेप्ट से ही ये डेवलप किया था। बाद में जाके जो ड्यूओपोली का जो दो ही यहाँ पे फर्म होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बदल गई और ओलिगोपोली में और भी यहाँ पे फर्म प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्रिएट हो गए, जिससे आगे जाके ड्यूओपोली का कन्वर्ट हुआ ओलिगोपोली में। तो ओलिगोपोली ये कॉन्सेप्ट में
जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली जो इंडिविजुअल मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए जो फर्म कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट करती है और उससे उनका मोटिवेशन तो एक ही होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और इसके लिए ये सेलर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए और सामने वाले जो सेलर है उनके कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी रणनीति अपनाते हैं या स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट भी बेचा जाए और उनको प्रॉफिट ही मिले। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे जो सामने या कॉम्पिटिटर सेलर है उनके भी कस्टमर लेने की प्रयास यहाँ पे हर फर्म या सेलर करते हैं। तो अदर जो सेलर है या कॉम्पिटिटर सेलर है उनकी रणनीति या स्ट्रैटेजी भी यही होती है जो सामने वाले कॉम्पिटिटर के हर मूवमेंट को यहाँ पे ध्यान रखे और उनकी हर मूवमेंट अगर अनदेखा कर दिया जाए या अनदेखा उनसे हो जाए तो उनको मार्केट में बहुत ही लॉस हो सकता है। ये लॉस इतना हो सकता है जैसे मार्केट में उनका जो नाम है वो भी जा सकता है या उनको अपना शॉप बंद करने की नौबत भी आ सकती है या इतनी हो सकता है जो फिर से वो अपनी फर्म खड़ी करने के लिए भी दिक्कत आ जाए। तो इस तरह से हर सेलर को मार्केट में होने वाले अपने कॉम्पिटिटर के हर मूवमेंट को यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी मूवमेंट को यहाँ पे ध्यान देना होता है। उनके हर एक जो स्ट्रैटेजी है या एक्शन के बतौर यहाँ पे उनको आंसर देना पड़ता है, तभी जाके हर सेलर या हर फर्म मार्केट में ओलिगोपोली में अपना नाम और वजूद निभा सकेंगे या वो टिक पाएंगे मार्केट में। तो इस तरह से जो प्राइस वॉर है ये प्राइस वॉर यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन के बदौलत ही यहाँ पे हर फर्म यहाँ पे अपनी जगह बना सकते हैं, हर फर्म अपनी जगह बनाते हैं। तो प्राइस वॉर ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में फर्म ए और फर्म बी ऐसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों फर्म मार्केट में वर्क कर रहे हैं और वो दोनों भी एक्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर फर्म ए ने ये प्रोडक्ट एक्स जो प्रोडक्ट है इसे बेचने के लिए अपनी प्राइस अगर कम कर ली और फर्म बी ने इस जो फर्म ए की एक्शन को रिएक्शन अगर फर्म बी ने नहीं दिया तो जाहिर सी बात है जो मार्केट के अंदर जितने भी कस्टमर है, अगर मान लेते हैं ये एक्स की प्राइस अगर 50 रुपीज़ है और फर्म ने ए ने इसे 40 रुपीज़ कर ली, ये जो डिफरेंस है 10 रुपये का या 10 रुपीज़ का डिफरेंस है इससे, और ये फर्म बी ने कुछ भी एक्शन नहीं दिया और 50 ही रुपीज़ रखे, तो इन दोनों की डिफरेंस से मार्केट में जितने भी कस्टमर है वो कस्टमर फर्म ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इससे जो एक्शन यहाँ पे फर्म ए ने लिया है उसकी नौबत से ये फर्म बी इसे नुकसान हो सकता है या लॉस हो सकता है। इस लॉस से उसके पास जो डिफरेंस 10 रुपये का आ रहा है, ये 10 रुपीज़ के डिफरेंस से फर्म बी अपने पास जो ऑलरेडी कस्टमर है उसे लॉस करेंगे और यहाँ पे फर्म ए अपने पास और भी कस्टमर बढ़ाएंगे और अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, इसमें सक्सेसफुल होंगे ये स्ट्रैटेजी को। और उसी तरह से यहाँ पे फर्म ए का जो मोटिवेशन है प्रॉफिट कमाना वो यहाँ पे सक्सेस होता है। बट
इसका जुर्माना उसे बी फर्म को ये मिलता है, ये तो मार्केट से गायब भी हो सकता है, या वो अपने कर्जे में डूब सकता है, या फिर भी ऐसी नौबत आ सके कि वो फिर से अपना फर्म चलाने में असक्षम हो, या उसकी कैपेसिटी वापस उभरने की नहीं हो। तो मार्केट में प्राइस वॉर, ये जो सिचुएशन है, इससे निभाने के लिए यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन, अगर यही समय में अगर हम समझे, जो प्राइस एक्स प्रोडक्ट की प्राइस अगर 50 से घट के 40 होती है, तो यहाँ पे फर्म ने 40 कर ली, फर्म ए ने 40 कर ली, और फर्म बी ने भी 40 कर ली। तो ये मार्केट में कस्टमर का बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये फर्म कहीं ए में जाए या फर्म बी के पास जाए, जो भी प्रोडक्ट लेने के लिए दोनों तरफ उन्हें प्राइस 40 रुपीज़ ही मिलेगी। अगर इन केस फर्म बी ने इसे अगर 35 कर ली, तो ये एक्शन रिएक्शन फर्म ए को देना पड़ेगा, क्योंकि फर्म बी ने यहाँ पे अगर 40 से जो एक्स जो प्रोडक्ट की प्राइस और भी कम कर ली, तो ये 35 हो गई, और ये 35, और बी यहाँ पे 35 दे रहा है और फर्म ए यहाँ पे 40 दे रहा है। ये डिफरेंस फिर ये कब तक करेगा? तो ये प्राइस वॉर कब तक चलेगा? जब तक ये उनकी जो कंडीशन है एग्रीगेट कॉस्ट ये पी के बराबर नहीं हो। जब ये कंडीशन मिल जाती है, एग्रीगेट कॉस्ट जो प्राइस के लेवल के इक्वल हो, तब तक ये प्राइस वॉर चलता रहेगा। और अगर एग्रीगेट कॉस्ट से प्राइस अगर बड़ा होता है, तो यहाँ पे उस फर्म को भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हो सकता है, और यहाँ से उभरने के लिए उसे कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हर यहाँ पे जो फर्म है वो यही डिसाइड करेगा, अगर अपनी प्राइस कम भी कर लेते हैं, तो ये कम होने वाली जो प्राइस है वो ए सी इज इक्वल पी के बराबर हो। तो यहाँ पे हर फर्म ये चाहेगा, अगर प्राइस वॉर कितनी भी हो, पर एक सिचुएशन आती है जो इक्विलिब्रियम बन जाएगी, जो ए सी इज इक्वल पी, यहाँ तक उनको रोकना ही होगा। और यही एक कंडीशन है जहाँ पे अगर दोनों फर्म यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम करते हैं, उनका एक्शन रिएक्शन कर्व जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्रिएट होगा, तो यहाँ पे अगर ई पॉइंट पे अगर उनको अगर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, तो ही वो अदर या दूसरे यहाँ पे सेलर मार्केट में और भी आएंगे। बट अगर ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन में जो ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर मार्केट से बाहर जाएगा, और जो फर्म ए या बी इसमें से जिसको लॉस होगा वो मार्केट के बाहर जाएगा, और मार्केट में एक ऐसा मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी जिसके पास ये मार्केट की कैप्चर पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए ये प्राइस वॉर समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम आगे डायग्राम के साथ इसे समझने वाले हैं। तो इसी के साथ जो प्राइस वॉर है वो किस तरह से वर्क होता है, दोनों फर्म के एक्शन रिएक्शन करो किस तरह से यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करते हैं, ये हम इस डायग्राम के साथ समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्स लेवल पे हमें है फर्म ए, उसका प्राइस ऑफ गुड्स, और यहाँ पे वाई लेवल पे है फर्म बी,
जो उसके प्राइस ऑफ गुड्स यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आर ए है वो फर्म ए का रिएक्शन कर्व है, और यहाँ पे आर बी जो है वो रिएक्शन कर्व यहाँ बी का इंडिकेट करता है। अगर हम मान लेते हैं जो ओ एन वन इस कंडीशन में एक्स की फर्म ए की यहाँ पे आउटपुट इतना है या उसके प्राइस इतनी है ओ एन वन तक, ये कंडीशन होते समय, और जो y है उसकी y लेवल पे जो b है उसकी जो प्राइस लेवल है वो है ओ पी वन। तो इस तरह की कंडीशन में मार्केट में जो दोनों फर्म है, यहाँ पे ए की प्राइस है ओ एन वन और जो बी है उसकी प्राइस है ओ पी वन। इस कंडीशन में जब x का या फर्म ए का जो x लेवल पे उन्हें इंडिकेट करता है ओ एन वन, इस कंडीशन में चलते अगर फर्म बी अगर कोई स्ट्रैटेजी अपनाता है या अपनी प्राइस कम कर लेता है, मान लेते हैं अगर वो P1 से फर्म बी P2 तक अपनी प्राइस कम करता है, तो ये प्राइस कम करने की वजह से जाहिर सी बात है फर्म बी ने प्राइस कम कर लिया, तो यहाँ पे कस्टमर उसके पास जाएंगे और अपना यहाँ पे जो फर्म ए है उसको लॉस होगा। तो इस तरह से उनका रिएक्शन कर्व यहाँ पे एस पॉइंट से नीचे उतरता हुआ आर तक आता है। तो इस तरह से आके यहाँ आर तक वो जो फर्म बी है उसकी प्राइस P2 तक आती है, और इसी पॉइंट पे जो फर्म ए है उसकी प्राइस ओ एन है इस पॉइंट तक। अगर इस समय जब फर्म बी ने एक्शन लिया है तो उस एक्शन पे रिएक्शन यहाँ पे फर्म ए करता है और वो भी अपनी प्राइस घटाता है और जो फर्म बी है उसके लेवल तक आप पहुँचता है। फिर ये यहाँ पे कम होता हुआ फिर फर्म ए यहाँ पे टी पॉइंट तक आ जाता है, जहाँ यहाँ हमें ये मिलता है कि दोनों की जो प्राइस है, दोनों की जो प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, दोनों भी टी पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं तो ये कंडीशन फर्स्ट हुई। सेकंड कंडीशन हमें ये बताती है यहाँ पे फर्म बी ने प्राइस घटा दी, वो होगी ओ पी टू, और उसके चलते रिएक्शन यहाँ पे ए ने दिया और ए ने यहाँ पे अपनी प्राइस बना दी ओ एन टू। यहाँ पे थर्ड कंडीशन में हमें ये मिलता है जब फर्म ए ने यहाँ पे प्राइस कम कर ली और ये जो टी पॉइंट पे आते हैं, फिर यहाँ पे ये वाई लेवल पे जो फर्म बी का जो प्राइस लेवल है वो फिर घटाएगा। फर्म बी ने ये फिर से प्राइस घटाया, तो यहाँ पे टी से फिर वो नीचे यहाँ तक, यहाँ पे जो डी पॉइंट है ये डी पॉइंट तक फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे जो बी है उसने फिर से अपनी प्राइस घटा दी, और प्राइस घटाने के बाद वो अभी ओ पी थ्री तक आ गया। यहाँ ये प्राइस चलते और जो ए है, ए यहाँ पे हमें एन टू के वही कंडीशन मिलते हैं। फिर डिफरेंस यहाँ पे जो प्राइस की होती है इसको कम करने के लिए फिर यहाँ पे जो हमारा ए फर्म है वो फिर से अपनी प्राइस कम कर लेगा, और यहाँ पे बी के एक्शन को रिएक्शन देते हुए वो अपनी प्राइस उसी लेवल तक जा पहुँचेगा। यहाँ पे ई पॉइंट पे हमें दोनों भी फर्म मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह फिर
यहाँ पे ए ने भी अपनी प्राइस ON3 कर ली। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। पर ये कब तक चलता रहेगा, ये चलने की कंडीशन कब तक कम प्राइस प्रोडक्ट की कम करते रहेंगे, उनकी ज़ीरो लेवल तक तो ये अपना कुछ करेंगे नहीं। या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ कॉस्ट आता है, ये कॉस्ट के बाद ही वो कुछ प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो ये लेवल यहाँ पे हमें ई मिलती है, मीन्स यहाँ पे ये हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। अगर इस कंडीशन से भी अगर और भी नीचे प्राइस अगर जाती है तो एग्रीगेट कॉस्ट जो है ये घटेगा और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ेगी। मीन्स यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्ट आता है जिसे एग्रीगेट कॉस्ट कहते हैं, अगर ये भी अगर उसके भी लेवल घटा के अगर कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो जाहिर सी बात है जो फर्म है या सेलर है उसे यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान वो कदे भी यहाँ पे उसे प्रॉफिट की कंडीशन में नहीं मिल पाएगी। और इससे वो अगर ये इससे भी ई से भी नीचे अगर जाता है तो उसे नुकसान है, लॉस है, इससे वो मार्केट्स के बाहर ढकेल दिया जाएगा। अगर हम समझ लेते हैं जो ई पॉइंट है इसमें अगर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए भी दूसरे सेलर मार्केट में आएंगे। तो ये मार्केट उनके लिए भी ओपन है जो ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में और भी सेलर आएंगे। अगर इन केस यहाँ पे जो हमारे फर्म ए और बी है, फर्म ए ने और भी कम प्राइस करने की अगर सोची और ये इक्विलिब्रियम के भी नीचे अगर यहाँ पे अगर आता है, ये कंडीशन में दोनों भी अगर आते हैं तो दोनों भी मार्केट के बाहर जा सकेंगे या दोनों को भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। इस कंडीशन में दोनों को भी कुछ ऐसी कंडीशन नहीं मिल पाएगी या दोनों को यहाँ फिर ए के पास ही जाना होगा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और इससे ही कितनी प्राइस कम कर सकेंगे तो उनकी लिमिट है ये ई पॉइंट तक। और ई पॉइंट तक उनका एक्शन रिएक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। बट इसके बाद कुछ भी यहाँ पे उसके बाद का कंडीशन उन्हें प्रॉफिट के पास नहीं लेके जाता। तो दोनों भी अगर इनमें से दोनों भी कोई एक के भी नीचे जाता है तो ये मार्केट से आउट हो जाएगा। और अगर ये ए फर्म मार्केट में अगर रहता है तो उसका मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, फर्म या सेलर बन जाएगा।